24 घंटे के अंदर अंदर मैंने एक लिस्ट तैयार की जिसके अंदर 20 से 25 तो वो लोग थे जो मेरे साथ हर स्पेशल ऑपरेशन के अंदर मौजूद रहते थे और उनको डिफरेंट जगहों के ऊपर डिप्यूट किया गया था। कोई सिंध में था तो कोई बलूचिस्तान में, कोई वाना में मौजूद था तो कोई कश्मीर की घाटियों में। इन सारों को राउंड अप करके सकर्दू की तरफ बुलाया गया। एसएसडी स्पेशल ऑपरेशन के 2 यूनिट जिनमें कैप्टन असद और कैप्टन डीए के यूनिट्स को, इन दोनों को भी इनवाइट किया गया। वॉलंटियर्स थे ये सारे। इन सारों को ये बोला गया कि अगर आप आना चाहते हैं तो आप आएँ, अगर आप नहीं आना चाहते तो आप अपनी ड्यूटीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिसने ये बोला कि मैं आना नहीं चाहता, बल्कि ऐसे जवानों ने भी हमें अप्रोच किया जिनका नाम लिस्ट के अंदर मौजूद ही नहीं था। ऑपरेशन की डिटेल अभी किसी को भी नहीं पता थी, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि ऑपरेशन लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी साइड पर होना है। ऑप्टिक्स के लिए हमारे 3 महाज थे। सबसे बड़ा महाज था सियाचिन का महाज, जहां इंडिया के 42 से 45 हज़ार फौजी मौजूद हैं। दूसरे नंबर पे था दराज सेक्टर, जहां पे बीएसएफ के 6 से 7 हज़ार फौजी मौजूद थे। तीसरा महाज कारगिल और बटालिक का था। यहाँ उस तरीके से इंडिया के फौजी तो मौजूद नहीं थे, लेकिन यहाँ पे पेट्रोल और यहाँ पे सर्वेलेंस उनकी सबसे ज़्यादा थी। ये ज़रा डिफ़िकल्ट टेरेन है। कारगिल की जंग के अंदर भी इस जगह के ऊपर इंडियंस फौजी बिल्कुल भी पहुँच नहीं पाए थे, और ये वही जगह है, अगर आपको याद हो, कि जहाँ नचिकेता और इंडिया का जो ऑपरेशन सफ़ेद सागर आया था वो इसी वजह से आया था क्योंकि ये पहाड़ कंपाउंड्स की शक्ल में है। एक पहाड़ आप 17-18 हज़ार फुट का पहाड़ चढ़ते हैं तो उसके बाद उससे आगे पहाड़ कनेक्टेड है और उससे आगे पहाड़ कनेक्टेड है अनटिल यू रीच द लाइन ऑफ कंट्रोल। तो जो बंदा एक दफ़ा ऊपर कंपाउंड में पहाड़ों के चढ़ जाता है वो टोटली डिसकनेक्ट हो जाता है बाकी किसी भी सप्लाई लाइन से और अपनी फ़ौज से। आप 2000 बंदे को ऊपर पहुंचा दे तो वो 2000 बंदा डिसकनेक्टेड है। पहली बात यह कि उस 2000 बंदे का ऊपर चढ़ना ही बहुत मुश्किल है, और दूसरी बात यह कि जब वो ऊपर पहुंच जाएगा तो उसको किसी किस्म की आप सप्लाई नहीं दे सकते, और उसके सामने एक वसी कंपाउंड है पहाड़ों का मिला हुआ कि वो नीचे वैली में उतर ही नहीं सकता। तो ये मुश्किल टेरेन है, इसीलिए इंडिया यहाँ कारगिल की जंग के अंदर भी कोई खातिर खा मूवमेंट कर ही नहीं सका। और इसी वजह से कारगिल की जंग से पहले और कारगिल की जंग के बाद और आज तक इन सारी जगहों के ऊपर वो पोस्टें इंटैक्ट हैं जिनमें आप 5353 और कई ऐसी पोस्टों के नाम लेते हैं। ये सारी की सारी पोस्टें उन जगहों पे हैं जहां इंडियन फौजी ज़िंदगी में कभी गए ही नहीं। इन पोस्टों पे हमारे फौजी मौजूद हैं शुरू से ही, और आगे भी रहती दुनिया तक इंशाल्लाह कायम दाइम रहेंगे। लेकिन मसला यहाँ ये नहीं था। हमने इन पोस्टों को, इन पहाड़ों को तो पहले से ही ऑक्यूपाई किया हुआ है, लेकिन अब हमारा ऑब्जेक्टिव था कैप्टन अम्मार को ढूंढना। कैप्टन अम्मार इस साइड के ऊपर थे ही नहीं। कैप्टन अम्मार की जो शहादत हुई और कैप्टन अम्मार जिस पोस्टों के ऊपर मौजूद थे वो तोलालिंग और टाइगर हिल के दरमियान का एरिया था, और जो उनकी शहादत हुई वो टाइगर हिल पे हुई। तो अगर हम इन पोस्टों के ऊपर या इस जगह पे डलूनंग, या आप ये कह लें कि ये सारा बटालिक और कारगिल सेक्टर, इसको ऑक्यूपाई के अगर हम बैठे भी रहते ऑक्यूपाई करके तो इसका वो फ़ायदा नहीं था, क्योंकि हमारे मिशन का ऑब्जेक्टिव इनको ऑक्यूपाई करके अकेले बैठ के वहाँ बारबेक्यू करने का नहीं था, बल्कि इंडियन फौजियों को जो कि राइनो हॉर्न हिल के ऊपर 6 से 7 हज़ार फौजी थे उनको बारबेक्यू करना था। सबसे पहले तो इनको एक धचका लगाना था, और धचका कहाँ लगाना था? उस जगह के ऊपर जहाँ ये मजबूत तरीन फॉर्म के अंदर मौजूद है, और वो जगह थी सियाचिन सेक्टर। हमारे इंडियन दोस्तों ने वहाँ 45,000 बंदा पोस्ट किया हुआ था, और AGPL जहाँ से शुरू होती है उससे लेके सुल्तोरो के अंदर उन्होंने डिफरेंट जगहों के ऊपर सप्लाई लाइंस लगाई हुई थी। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए वहाँ उन्होंने कैरोसिन की लाइन भी बिछाई हुई थी अपनी सप्लाई लाइन के लिए, जो लद्दाख से नीचे से ऊपर आ रही है।
अगर आप इस पूरे एरिया के अंदर समझना चाहते हैं तो दिस वाज द मोस्ट वेल डिफेंडेड एरिया ऑफ इंडियन आर्मी। इसी पे हमला करना था पहले, मगर मकसद को नहीं भूलना। क्या इनको मार मार के वहाँ से निकालना था या फिर कैप्टन अम्मार को ढूंढना था? मकसद हमारा कैप्टन अम्मार थे। और दूसरी चीज़ ये, इनको मार के निकालने का मतलब ये है कि जो इनके करोड़ों रुपए पर डे के हिसाब से, पर फौजी के हिसाब से लग रहे हैं, वो वहाँ से ख़त्म कर दें। लगने दें यार। देखें, जब भी कोई मिशन प्लान होता है तो उसकी 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, देखनी पड़ती हैं। एक तो होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव, कोर ऑब्जेक्टिव, और दूसरा होता है उस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के अंदर से जो शाखें निकलती हैं, जो ब्रांचेस निकलती हैं, जो ड्राइव आउट होते हैं ऑब्जेक्टिव, उनको कहते हैं सेकेंडरी अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ संजू याद आता है मुझे। आर्ट ऑफ वॉर में वो कहते हैं कि ऑल वॉरफेयर इज़ बेस्ड ऑन डिसेप्शन। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है ऑप्टिक्स के लिए ऑब्जेक्टिव, जो कि नज़र आता है लेकिन हकीकत में उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये ऑब्जेक्टिव जो थर्ड ऑब्जेक्टिव्स थे, इन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमने यही पोस्ट करना था कि बेटा जी सीधे हो जाओ, 45,000 बंदा तुम्हारा हम मारने लगे हैं, ना तो इसको बाहर निकलने देना है, ना तुम्हें अंदर आने देना है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। करना क्या था? यही करना था। बंदे मारना शुरू कर दिए, अंदर वालों को छोड़ दिया। बाहर वाले कनेक्शन जो कि सप्लाई लाइन से कनेक्टेड थे, उनको मारना शुरू कर दिया। अंदर वाले तो ये सोच के ही मरना शुरू हो गए दिल ही दिल में कि अगर ये उनको मार रहे हैं जिनकी पीछे पूरी सप्लाई लाइन है, तो हम तो डिस्कनेक्टेड बैठे हुए हैं इधर बंकर्स में, हमारा क्या होगा कालिया? कोई नहीं, तुम भी मरोगे। अंदर छुपे रहते हो तो फिर भी मरोगे, बाहर आते हो तो फिर भी मरोगे। इसके बारे में आपको ज़्यादा बताता हूँ, लेकिन मैं आपको लेके जाता हूँ हमारी पहली मीटिंग जो स्पेशल ऑपरेशन ब्रिंगिंग अम्मार बैक के लिए हमने की। और ये मीटिंग हमारी दराज सेक्टर में हुई। हमारे 30 लोग टाइगर हिल के ऊपर मौजूद थे, और ये 30 लोगों में कई लोग ऐसे थे कि जो टाइगर हिल पे पहले भी लड़ चुके हैं। मैंने उनसे एक सवाल किया कि जवानों देखो, 2 ही चीज़ें होती हैं लड़ाई के अंदर, एक तो होती है विल टू फाइट और एक होती है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। ये दोनों पैरेलल चलती हैं और एक मौके के ऊपर आके ऐसे भी हो जाता है कि ये दोनों लाइनें मिल जाती हैं। आपकी विल टू फाइट आपकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बन जाती है, या फिर आपका जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो आपको पुश करके आपकी विल टू फाइट को उजागर करता है। ये जो हम अभी टाइगर हिल के ऊपर खड़े हैं, ये ऐसे ही है जैसे 1999 के अंदर हम खड़े थे, और नीचे चंद किलोमीटर दूर भारतीय बेस है और भारतीय फौज है जो हमसे बहुत ज़्यादा तादाद में ज़्यादा है। अगर हम यहाँ से नीचे उतरते हैं और जाके भारतीय फौज को मारते हैं तो ये हमारी विल टू फाइट है। और अगर हम ऊपर बैठ जाते हैं, एंट्रेंच्ड हो जाते हैं, और भारतीय फौज ऊपर आती है और हमारे पे हमला करती है, तो वो हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है कि हम अपनी पोस्ट बचाने के लिए उनसे लड़ेंगे। दोनों में से बेहतरीन कौन सी चीज़ है? सबने बोला सर जी साफ ज़ाहिर है विल टू फाइट। हमारा इस टेरेन के अंदर आना एक मकसद के तहत है। जब हम एक मकसद के तहत इधर आए हैं तो वी आर कैरिंग विल टू फाइट। हम कोई सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के अंदर इधर नहीं आ गए कि हमें किसी ने इधर भेज दिया, मजबूरी से हम इधर आ गए हैं, अब हमारे ऊपर अगर हमला होता है तो हम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में लड़ते हैं। बिल्कुल ये जो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये भारतीय फौजियों के साथ है कि ज़बरदस्ती उनको ऊपर भेजा जाता है कि जाके लड़ो। वो आना नहीं चाहते। जब वो उधर पहुंच जाते हैं और उन पे हमला होता है तो जो थोड़ी बहुत गोलियां वो चलाते हैं, ट्रिगर पे उनकी उंगली चलती है, वो एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से चलती है, विल टू फाइट की वजह से नहीं चलती। और जब हम 2 कदम आगे बढ़कर उन पे हमले करते हैं और वो हमारे आगे भागते हैं, हालांकि वो वहीं बैठे रहें और हम भी वहीं बैठे रहें तो इससे कोई फ़र्क ना पड़े, स्टैंड स्टिल रहे, लेकिन हमारी विल टू फाइट हमें पुश करती है कि हम आगे जाते हैं और उनके ऊपर हमला करते हैं, उनको इंगेज करते हैं। तो ये असल बहादुरी होती है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के अंदर कॉर्नर कैट विल फाइट वाला एक डिफीटेड माइंड सेट है
कि आपके ऊपर जंग आ गई, मुसल्लत हो गई, अब आप दीवार के साथ हो और आप दीवार के साथ होने के वजह से आप लड़ते हो कि यार चलो मैं कुछ तो करूं, शायद मैं बच जाऊं। ये माइंडसेट डिफीटेड माइंडसेट है, ये मुस्लिम आर्मीज़ का माइंडसेट नहीं है। क्या ये माइंडसेट तारिक बिन ज़ियाद का है जो उंदलस में उतरते हैं और कहते हैं कश्तियों को जला दो, बर्न द बोट्स? क्या ये माइंडसेट आपको खालिद बिन वलीद का लगता है जिन्होंने 100 से ज़्यादा जंगें लड़ी और एग्रेसिव पोस्चर में वो सारी जंगें लड़ी? ना कि क्या ये माइंडसेट सुल्तान फातेह का है जिन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल के ऊपर हमले पर हमला किए? क्या ये माइंडसेट महमूद गजनवी का है जिन्होंने सोमनाथ के ऊपर 17 हमले किए? क्या ये माइंडसेट शहाबुद्दीन गौरी का है? क्या ये माइंडसेट दिल्ली सल्तनत का ख़ानदान गुलामा का रहा है? या फिर क्या ये माइंडसेट मुग़ल सल्तनत का रहा है औरंगज़ेब तक? किसी का भी ये माइंडसेट डिफेंसिव माइंडसेट, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वाला माइंडसेट नहीं था। मुसलमान आर्मी का माइंडसेट हमेशा 2 कदम आगे बढ़कर विनिंग माइंडसेट होता है, डिफीटेड माइंडसेट नहीं होता। विल टू फाइट ही जहाद फी सबील अल्लाह है। और इंडियन फौजियों को, इंडियन आर्मी के मनहूसों को तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। या तो ये हमारी नज़र से दूर दफा हो जाएं या मर जाएं। तो जवानों, हमने अंदर जाना है विनिंग माइंडसेट के साथ, विल टू फाइट के साथ। ये हमें जहां नज़र आते हैं इनको वहीं मारना है और उसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करना है। इज़ दैट क्लियर? कोई बंदा तुम में से मुझे वायरलेस करके पूछे मत कि सर क्या करना है। नज़र आता है, रेंज में है, मारो। रेंज में नहीं है, आगे जाके मारो। तुम्हारी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, पोजीशन बदलो और मारो। उनकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, 1 सेकंड भी ना रुको और मारो। गिनतियां शिनतियां मत करना, बस इनके बंदे फड़काना।